लिखेंगे बाबा, a cell of EMF E, a cell of EMF E, internal resistance R, internal resistance R, drive a current I, drive a current I through external resistance R. एक क्वेश्चन लिखा रहे, लिखिए सर जी। A cell of EMF E, cell of EMF E, internal resistance R, a small r, internal resistance R, drive drive a current I, drive a current I through external resistance capital R, through external resistance capital R. पहला चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, द सेल इज जनरेटिंग, द सेल सर इज जनरेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बाद क्या बोले? ड्राइव, DRIVES, ड्राइव, drives a current I through an external resistance capital R, capital R. पहला चॉइस है, the cell is generating, the cell is generating EI power, cell is generating EI power. Second number, heat is produced, heat is produced in R, heat is produced in R, R मतलब कैपिटल R, R at the rate of at the rate of EI, at the rate of EI. C number है, heat is produced in R, heat is produced in R at the rate of, at the rate of EI multiply R upon R plus R, EI multiply capital R upon R plus R. A last choice है, heat is produced in the cell, heat is produced in the cell at the rate of, heat is produced in the cell at the rate of, at the rate of EI multiply a small r upon capital R plus a small r. क्वेश्चन छोटा कहीं का प्लीज पूछ लेंगे एक बार। नहीं सर। लिखा गया क्वेश्चन। हाँ सर। तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में इतना ही कहा गया है कि एगो सेल है जिसका ईएमएफ ई है। तो पिछले हम कितने क्लास से सेल ले रहे हैं, उसका ईएमएफ ई ले रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ले लिए। ये सेल आई करंट निकाल रहा है, आई करंट ड्रॉ कर दिए, और कह रहा कि ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से होके जा रहा है। क्वेश्चन इतना ही है बउआ, बस। उसके बाद चार गो चॉइस है, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है। तो पहला नंबर है, चॉइस जो है, द सेल इज जनरेटिंग ई आई पावर। तो सेल इज जनरेटिंग ई आई पावर, पावर का फॉर्मूला याद है किन्हीं को क्या? हाँ सर। बोलिए। तो किसके रिस्पेक्ट में? बउआ आपके सामने क्वेश्चन है, आपका सामने पहला चॉइस है, तो आप ही बताओगी ना। ऐसे तो ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे पी मैक्स का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये सब।
तो पावर का आई स्क्वायर आर होता है, और क्या फॉर्मूला है पावर का? एक एनआरटी। टाइम जिसमें आता है वो हीट होता है, पावर में रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना बउआ, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हाँ, मतलब रेट जहाँ भी आ गया मतलब टाइम से डिवाइड है, तो टाइम वाला चीज में पावर नहीं रहता है। एक होता है पावर सर ई बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू मतलब कैपिटल आर। पावर का तो आप भाई पावर इक्वल टू वी आई है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ही तो क्लास 10th में ही रट्टा मारता है भाई, इसमें कहीं कोई सर कंफ्यूजन नहीं तो है। इसके टर्म में ना बताना था, जैसे ई और आर के टर्म में और, ना। और किसी टर्म में नहीं है बउआ, यहाँ देखो तो यहाँ यही चीज तो है, इसके अलावा कोई टर्म है क्या आपके पास यहाँ पे? तो ई भी तो होता है ई बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू बड़ा वाला आर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बउआ, तो आप जैसे ई बोल रही है अपॉन ई टोटल ईएमएफ ई हो गया, अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट ये हो गया, ये किसका वैल्यू है? करंट का वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए ये सर्किट बनाए हैं, ये हम सेकंड पार्ट में इसको डील करते हैं, तो करंट इसमें कितना निकलेगा बउआ? तो टोटल ईएमएफ ई है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, यही आई का वैल्यू है ये डाटा से। अब बउआ आपका कहना कि आई स्क्वायर आर होता है, पावर का ये भी फॉर्मूला है, पावर का ये भी फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपका कहना है कि पावर अगर हम लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ठीक तो है? हम कहाँ बोले कि आपका गलत है, लेकिन बउआ बेसिक फॉर्मूला जो है, बेसिक एकदम, कि वोल्टेज इंटू करेंट जो आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब अगर सीरीज में है तो आई स्क्वायर आर लगाते हैं, पैरेलल में है तो वी स्क्वायर अपॉन आर, और जनरल है बउआ जहाँ सीरीज और पैरेलल का नहीं, जैसे जनरल है एगो रेजिस्टेंस है सीरीज और पैरेलल क्या कहलाएगा? तो वी आई। तो पावर ई आई लिखा है यहाँ पे कि द करेंट द सेल इज जनरेटिंग ई आई पावर, ई आई मतलब वी आई, यही हो गया वी आई, ई आई वी आई, पहला चॉइस यानी सही है। पूछिए एकदम दिमाग खोल करके, ठीक है? कुछ भी डाउट होगा प्लीज पूछिए, एकदम फ्रेंकली डिस्कशन कीजिए। बोलो बाबू, कोई डाउट है तो यहाँ तक में? नहीं सर। हाँ हाँ, तो पहला चॉइस इसका मतलब सही है इसका, है ना, कि पावर ई आई यानी वी आई होता है वोल्टेज इंटू करंट, मतलब कोई सेल जो है इतना पावर डिलीवर कर सकता है, वोल्टेज इंटू करंट, करंट का जो भी वैल्यू है, ठीक है? तो पहला चॉइस सही है तो इसको हटा दिया, सही हो गया। दूसरा कि हीट इन आर इक्वल टू ई आई, कैपिटल आर के बारे में पूछा कि हीट कितना होगा? वह ईएमएफ जितना काम करेगा ई के बराबर। नहीं, हीट हुआ, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ई क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू है, बिल्कुल सही है। वो हीट भी है। तो जैसे देखो, आपने बोली ई क्यू, बिल्कुल सही बोली बुआ, हमने ऐसा नहीं कहा डब्ल्यू इक्वल टू एच इक्वल टू आप लिख सकती हो, लेकिन यहाँ ई तो है, लेकिन क्या क्यू दिया है आपके पास? नहीं दिया है। नहीं हाँ, ठीक है। तो देखो इसमें जो चॉइस दिया है बुआ, देखो सर आई हीट इज स्क्वायर आर प्रोड्यूस, भी लगा सकते हैं। हाँ बुआ, इस सब में अगर टी लगा देते हैं, वी आई टी का नाम सुनी है क्या? वी आई टी हाँ सुने। क्या चीज का नाम है वी आई टी? सर वीआईटी बोल रहा है ना। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ इंजीनियरिंग का, मतलब प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना है तो थोड़ा महंगा फी होता है, लेकिन काफी अच्छा है। 3-4 साल पहले एक लड़की टॉप की थी यूपीएससी में, या सेकंड टॉपर कुछ थी, लड़की में टॉप की थी, तो वीआईटी की ही थी। हाँ जी, वीआईटी ठीक ठाक, मतलब प्राइवेट कॉलेज में अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से अब लगता है जी मेंस के अथी पे ही लेता हुआ ये भी एडमिशन वहाँ पे, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी है। तो हीट में वी आई टी है, आई स्क्वायर आर टी है, और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी है, पावर में टी से मल्टीप्लाई कर दोगी वही हीट हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या है आपका, अब आप बोलोगे चॉइस में तो टी कहीं नहीं लिखा है, तो बउआ लिखा सेकंड चॉइस, हीट इज प्रोड्यूस इन आर कैपिटल आर एट द रेट ऑफ, रेट आपको लगा दिया है, इसका मतलब वो कहीं कहीं फिर से पावर के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं आप हीट लिखती हो वी आई टी, लेकिन जब पूछ दिया कि हीट का जनरेटिंग का रेट क्या है, तो हीट का जनरेटिंग का रेट मतलब एच बाई टी, ऐसा करके,
समझ रही है? चॉइस थोड़ा सा समझना सीखिए कि देखो ऐसे करके हम लोग कहते हैं। लिखा हीट इन कैपिटल आर इज प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ, तो हीट का फॉर्मूला क्या है बउआ? वी है, चाहे आई स्क्वायर आर टी है, चाहे वी स्क्वायर अपॉन आर टी है। हीट का ये फॉर्मूला है बउआ, फॉर्मूला हीट का ये है। अब कह रहा हीट इज प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ मतलब एच बाई टी, मतलब टाइम वाला टर्म नहीं आएगा। तो कैपिटल आर में कितना हीट प्रोड्यूस हो सकता है बउआ, बता पाए कि जो डाटा दिया उसके आधार पे? जैसे हीट का फॉर्मूला बउआ, मान लेते आई हैं कि हम स्क्वायर आई, हाँ आई स्क्वायर आर टी अगर हम लगा देते हैं ये वाला, मान लेते हैं, तो आई का वैल्यू आपने बताया कि ई अपॉन आर प्लस आर होता है। तो करंट का वैल्यू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर अपॉन आर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, इंटू आर कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, ई स्क्वायर है बउआ, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी आर प्लस आर है, चूंकि स्क्वायर सब पे है बउआ, एक बार लिखे आर प्लस आर, अब फिर लिख दिए आर अपॉन आर प्लस आर, आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर इंटू आर। ऊपर और नीचे में मेरा कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो ई हो गया, ई अपॉन आर प्लस आर क्या था बउआ? ई अपॉन आर प्लस आर आई था, तो ई इंटू आई, फिर ब्रैकेट में आर अपॉन आर प्लस आर बच जाएगा, आर अपॉन आर प्लस आर आ गया। इसका मतलब बी चॉइस मेरा सही नहीं है, इसका मतलब बी और सी में बउआ यहाँ सिर्फ ई आई लिखा है, यहाँ पे ई आई इंटू आर प्लस आर लिखा है, तो ई आई इंटू आर प्लस आर, मतलब सी नंबर चॉइस सही है, बी नंबर मेरा सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? बोलेगी बार भी, पूछो समझ। बउआ डाउट है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में पूछा, और जो चौथा चॉइस है वो सेल के बारे में पूछा, हीट इज प्रोड्यूस इन द सेल। तो सेल वाले में क्या होगा, जो हीट का फॉर्मूला होगा सेल के लिए, वो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर होगा, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, सेल में तो यही रेजिस्टेंस होता है बुआ, तो सेल में तो यही हीट प्रोड्यूस करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल में नहीं होता तो हीट नहीं प्रोड्यूस होता। तो यहाँ आर कर देंगे स्मॉल आर, सेम मैनिपुलेशन करेंगे बुआ, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा, तो ई आई यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा सिर्फ, बस, यानी ई आई आर अपॉन आर प्लस आर। चौथा चॉइस भी सही है, यानी बी नंबर छोड़ के तीनों चॉइस सही है, ए सी डी। डाउट है पूछेंगे, हो गया तो बोलेंगे कि हाँ हो गया। पूछ लो, कुछ भी दिमाग में डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। फिजिक्स प्योर डिस्कशन का चीज है बाबू, है ना, फिजिक्स याद करने का चीज नहीं है, ये पूरा सोचना समझना है फिजिक्स में। हो गया सर, लिख ली। हेडिंग डालो तो, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऐसे लिख दो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एल ए डब्ल्यू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चूंकि जो क्या क्या कहना था बउआ, कि मान लीजिए कोई भी अगर कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये करंट जो है टी टाइम के लिए चला है। जैसे बउआ आप देखेगी कि जितना देर के लिए पंखा चलाएगी, अगर पंखे का मुंडी अगर टच कर सकती हो, तो जितना देर के लिए चलाएगी उतना ज्यादा गर्म आपको लगेगा पंखे का हेड जो है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना देर के लिए चलाओगे उतना ज्यादा गर्म होगा। तो वही कहा गया जूल्स के लिए, कि अगर कोई कंडक्टर है या
किसी में भी अगर करंट फ्लो हो रहा आई, वहां पे आर रेजिस्टेंस है, वो करंट टी टाइम के लिए हुआ है, तो उनका कहना था, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कहा गया क्या कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। ठीक है, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट पैदा होगा। कहा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट पैदा होगा। लेकिन यहां लिख दीजिएगा बउआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर तब कहलाएगा जब रेजिस्टेंस और टाइम को हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, आर एन टी लिखेंगे कांस्टेंट, आर एन टी आर कांस्टेंट। सिमिलरली हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तब होगा बउआ जब ब्रैकेट में लिख देंगे रेजिस्टेंस ले लिए तो करंट और टाइम कांस्टेंट, आई एन टी कांस्टेंट। तो क्या कहा गया कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना टाइम के लिए आप फ्लो करवाओगे करंट उतना ज्यादा हीट होगा। लेकिन जितना टाइम के केस में क्या बचा, रेजिस्टेंस और करंट, तो आर और आई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ कुछ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आता है, एच इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, जहां एच जो है टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन जूल, हीट का भी यूनिट क्या है, जूल है, वर्क डन का भी यूनिट क्या है, जूल ही है। ठीक है, तो जो डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू अभी बोली थी आप, बिल्कुल ई क्यू चाहे वी क्यू बिल्कुल सही बोली थी, हीट का फॉर्मूला वो होता है, सबका जूल ही होता है यूनिट। तो ये एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यही जूल्स के द्वारा दिया गया था। चूंकि बउआ क्या है कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, मान लो 2 रेजिस्टेंस रहा, 3 रेजिस्टेंस रहा, 4 रेजिस्टेंस, बहुत सारा, तो सब में क्या कॉमन रहेगा बउआ, सब में करंट सेम जाएगा। मतलब एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख लिया यहां तक में चीजें। हाँ सर। हाँ, तो फिर से आप लिख देंगे एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और लिख देंगे चूंकि इसमें करंट सेम है इसलिए यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन एच इक्वल टू आई स्क्वायर को बहुत थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, आई इंटू आई लिखते हैं, आई इंटू आई, आई स्क्वायर होता है, बगल में आर है, आर ले, बगल में टी है, तो ये बउआ आई आर जो है वी हो जाएगा, आई ये बचा हुआ वी आई टी। ठीक है, तो हीट का वैल्यू वी आई टी हो गया। और बउआ हीट का ये भी को रहने दिए, इस भी इस करंट की जगह पे ऑन फ्लैग के द्वारा करंट की जगह पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टी, तो एच का क्या हुआ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो एक दूसरा फॉर्मूला हुआ वी आई टी, एक हुआ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होगा, यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा, रूम में जब भी शांति से बैठे बैठे रहिए कॉपी किताब बंद करके, उस समय एक बार सोच लीजिएगा कि देखो भाई सही बात है, पानी अगर हम चढ़ाते हैं भाई गैस पे, गैस चूल्हे पे, तो जितना देर के लिए चढ़ाते हैं यानी उतना ज्यादा गर्म पानी होता है, कम देर के लिए चढ़ाएंगे तो ज्यादा गर्म नहीं होगा पानी। तो यानी कि ऐसे ही करंट अगर फ्लो करेगा, जितना तेज हम रखेंगे, अगर हम स्लो कर देंगे गैस वाला जो निकलता है फ्यूल, तो भाई धीरे धीरे गर्म होगा, तेज करके पूरा खोल कर रखेंगे बहुत जल्दी गर्म होगा। तो सेम है, जितना करंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट है, क्योंकि वही करंट तो ही हुआ कोलिजन करवाता है जो रेजिस्टेंस काउज करता है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना समय के लिए होगा उतना ज्यादा हीट होगा, उसी से बन जाता है आई स्क्वायर आर टी।
उसी से वी आई टी बन जाता, उसी से वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो बिना कापी कलम पकड़े हुए देखे हुए अगर एक से दो बार सोच लेते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलिएगा, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वो क्लास 12 का कोई भी चीज़ है पूरा अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है, और हमको उसी नज़रिए से पढ़नी चाहिए जो भी है। तो ये हो गया। और से ही बाबा अभी हम पावर की चर्चा आपसे कर रहे थे। पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है H/T। तो H का वैल्यू वी आई टी है, वी आई टी अपॉन टी, तो वी आई पावर का फॉर्मूला क्या होगा वी आई। दूसरी नंबर बाबा वोल्टेज जो है आई आर होता है। वोल्टेज क्या है आई आर इंटू आई, तो पावर क्या होगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, चूंकि यहाँ करंट कांस्टेंट होगा, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे पावर। पावर इक्वल टू, फिर से अगर यहाँ लेंगे वोल्टेज की जगह आई की जगह पे क्या लिखेंगे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। सेम हुआ ये पैरेलल में होगा, ये सीरीज में होगा। करंट जहाँ सेम रहेगा सीरीज वाला करंट, जहाँ वोल्टेज कहाँ सेम होता है पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये। पावर वी आई जो है जनरल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे हीट का 3 गो वैसे पावर का 3 गो। लिख लिए सर। हम्म, ये हो गया। अब देखो एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो कि दो गो रेजिस्टेंस है बउआ। ठीक है, लिखेंगे छोटा हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे दो गो रेजिस्टेंस है सीरीज में, मान लो कि R1 R2 दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है। तो पहला में पावर क्या होगा बउआ, पहला में पावर होगा आई स्क्वायर R1 P1, पहला रेजिस्टेंस में ये पावर होगा। दूसरा रेजिस्टेंस में क्या होगा P2, करंट तो सेम है बउआ आई स्क्वायर R2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम रेशियो निकालते हैं P1 अपॉन P2, आई स्क्वायर R1 अपॉन आई स्क्वायर R2, आई स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो जो पावर का रेशियो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो की इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में बउआ। क्योंकि सारे रेजिस्टेंस में सेम ही करंट जाएंगे, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे करंट टर्म कैंसिल होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस वहां पे पावर ज्यादा डेवलप होगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां कम पावर डेवलप होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है करंट कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट का मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ही करंट जाएगा, सेम ही करंट जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस में ज्यादा पावर होगा। पूछो डाउट है तो। नहीं सर। हम्म, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लेंगे छोटा सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम आपका अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस है बाबा पैरेलल में, एक का रेजिस्टेंस R1 है दूसरे का R2 है। यहाँ टोटल करंट I आएगा, ये I1 और I2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पावर अगर पहला रेजिस्टेंस है P1 क्या होगा I1 स्क्वायर R1, दूसरा आपका R2 में P2 पावर, इसमें करंट I2 जा रहा है तो I2 स्क्वायर R2। रेशियो निकाल देंगे P1 अपॉन P2, तो आ जाएगा I1 स्क्वायर R1 अपॉन I2 स्क्वायर R2। कोई समझदार बच्चा होगा तो देख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ तो ठीक है हमको I1 R1 दिया हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसे करके स्प्लिट कर सकते हैं कि I1 स्क्वायर को हम I1 मल्टीप्लाई I1 लिख सकते हैं इंटू R1, दो बार I1 को लिख सकते हैं। I2 स्क्वायर है, इसको भी हम I2 इंटू I2
इंटू R2 ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा हुआ मुझे, इससे ये फायदा हुआ कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि I1 R1 जो है ये वोल्टेज हो जाएगा, और I2 R2 जो है ये भी वोल्टेज होगा। तो आप देखोगे कि I1 R1 जो है ये इसके क्रॉस में वोल्टेज है, I1 इंटू R1। अगर पूछे जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो पूछा जाएगा कि बता वोल्टेज अक्रॉस AB क्या होगा, तो बोलेंगे I1 R1। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा I2 R2, आपने सपोज बोला I1 R1, किसी दूसरा बच्चा ने बोला I2 R2, तो आपने बोला I1 R2 तो आपको लगा आप सही है, आपका कोई फ्रेंड है उसने बोला I2 R2, वो लगा वो सही है, मतलब दोनों सही है, क्योंकि I1 R1 और I2 R2 ए और बी के क्रॉस है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। ये रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, ये रेजिस्टेंस कम है करंट ज्यादा होगा, मतलब मल्टीप्लाई होकर के दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। मतलब सपोज इसमें अगर 2 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस 8 ओम का है, तो ये मान ली 16 जूल जो है, मतलब कि अगर हीट डेवलप किया बउआ, मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है, 4 ओम का है, तो करंट इसमें क्या आ जाएगा 4 एम्पियर का है, ठीक है, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे भी तभी वैलिड सर्किट कहलाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होते हैं बउआ, ठीक है। तो देखो, तो अगर यहाँ के बाद I1 R1 को I2 R2 चूंकि इक्वल हो जाएगा, उस सिचुएशन में P1 इक्वल अपॉन P2 का वैल्यू I1 अपॉन I2 होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा उसमें ज्यादा आपका क्या होगा, हीट पैदा होगा, उसमें ज्यादा हीट पैदा होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या बोले हम, पूछो सर को एक डाउट बार तो पूछ। हम ये कहे बउआ, देखो एकदम साफ सुथरे वर्ड में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने ये कहा कि सपोज सपोज ये 16 ओम का रजिस्टर है और इसमें करंट 2 एम्पियर गया, ठीक है, तब हम वोल्टेज निकाले, वोल्टेज होता आई आर, आई मतलब 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 16, मतलब 32 वोल्ट आया ए और बी के क्रॉस। इधर से निकाले, इधर रेजिस्टेंस जो था बउआ मान लो कि 8 ओम था और करंट का वैल्यू 4 एम्पियर है, जब नीचे से हम निकाले वोल्टेज तो करंट आपका 4 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपका 8 ओम है, 8 4 जा 32। हम ये कहना चाहे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस जो है वो सेम पोटेंशियल पे होता है, वो सेम पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, सेम पोटेंशियल पे होता है। तो जब वो सेम पोटेंशियल पे होता है तो हमने यही कहा यहाँ पे कि देखो आपने आपने जो यहाँ पे I1 स्क्वायर R1 है, तो इसको आपने I1 स्क्वायर को I1 इंटू R1 लिखी। अब क्या है, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बउआ, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होता है, जैसे I1 अगर 2 है तो R1 16 है, I2 4 है तो R2 8 हो गया, लेकिन I1 R1 I2 R2 दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, इसका मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यानी I1 R1 I2 R2 इक्वल है, तो ये कैंसिल अगर आउट कर दें हम यहाँ पे, तो हमको क्या मिला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर का रेशियो है करंट के रेशियो के इक्वल है। मतलब जिस ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा वहां पे ज्यादा पावर डेवलप होगा, जिस ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा उसमें ज्यादा पावर डेवलप होगा, ठीक है। अब बउआ चूंकि करंट जो है
रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो करंट वहां ज्यादा जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा। जहां रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस 8 ओम था तो करंट 4 गया, यहाँ रेजिस्टेंस 16 था तो करंट 2 गया। तो जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाएगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर जो होगा वो R2/R1 होगा, क्योंकि करंट जो है का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होगा। करंट अगर I1 ज्यादा है तो करंट I1 ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस R1 कम होगा, तो पावर का ये रेशियो होगा। देखो टेक्निकली ऐसे ही है, अदरवाइज सिंपल कहानी है बउआ, हमने बार बार बोला पावर जो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हो गया बउआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। हो गया, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप करके हुआ, एक्चुअल में इस टाइप से निकालते हैं हम लोग, थिंकिंग बढ़ाता है हम लोग का ये। पूछ लीजिए प्लीज। हो गया सर, समझ आ गया। हम्म। लिखेंगे क्वेश्चन, अ कॉपर एंड अ सिल्वर वायर, अ कॉपर एंड अ सिल्वर वायर having same length and same cross section area. Copper and silver wire have same length and same cross sectional area. They are first connected in series. They are first connected in series and then in parallel to the same potential difference. They are first connected in series and then parallel in the parallel to the same potential difference. To the same potential difference. In which case, more heat will be developed. In which case, more heat will develop in copper wire and second number silver wire. Silver wire. सर ऑप्शन है ये दोनों? मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा गया, छुटात नहीं ना? नहीं सर। हाँ एक बार पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन पढ़ लेगी तो थोड़ा समझा देगी मुझे। बोलो बोलो, क्वेश्चन पढ़ ली तो। हाँ सर, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। तो क्या है, समझा पाएगी एक बार? हाँ, अ, एक कॉपर वायर है, एक सिल्वर वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है। ठीक है। उसको उसके बाद पहले क्या कहा? सीरीज उसको पहले हाँ, सीरीज में कनेक्ट किया, कनेक्ट किए, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। हाँ मतलब सेम ही बैठ ठीक है। रहा है। हाँ। हाँ, तो मतलब पहला केस में दोनों को सीरीज में रखा है, ऐड किया, और हाँ। दूसरे केस में दोनों को पैरेलल में ऐड किया। हाँ। सिल्वर का कॉपर वायर है, यही ना? हाँ। हाँ, तो पूछा है, क्या पूछा आपसे?
कौन से केस में ज्यादा हीट डेवलप होगा? हाँ मतलब कॉपर में किस केस में ज्यादा हीट होगा और सिल्वर में किस केस में ज्यादा हीट होगा, या क्या कैसे होगा, यही पूछा आपसे। यानी यही डायग्राम हो गया, कॉपर सिल्वर, एक बार सीरीज में लगा, एक बार पैरेलल में। तो कैसे सोचेंगे इसको? सर रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस के थ्रू। सीरीज में अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि हीट जो है रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी जस्ट सीरीज में हम पढ़े हैं, वो ऊपर देखेगी R1 R2 जो P1 P2 सीरीज वाला लिखा है। तो जिसका रेजिस्टेंस हमने बोला था कि चूंकि सीरीज में हमने अभी जस्ट बताया है कि सेम करंट होता है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां हीट ज्यादा पैदा होगा, है ना, हमने कॉपर P1। में हीट ज्यादा है। हाँ, तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर से कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो है ग्रेटर है रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर से। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हीट ऑफ कॉपर जो होगा वो ग्रेटर होगा हीट ऑफ सिल्वर से। सिमिलरली पावर ऑफ कॉपर जो है वो पावर ऑफ सिल्वर से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है। यानी कॉपर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉपर में ज्यादा हीट पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है। पारवी पूछेगी, डाउट रहेगा पूछेगी बउआ। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बउआ क्या होगा? सर क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन? में हीट किसमें ज्यादा होगा, कॉपर में होगा या सिल्वर में होगा? ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि हम पहले से जानते ही, नॉलेज है कि सिल्वर कॉपर में कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर से ज्यादा होता है, तो हीट कॉपर में ज्यादा होगा, पावर भी कॉपर में ज्यादा डेवलप होगा। ये हो गया। जब पैरेलल में लगाए दोनों सर को तो तब हीट पैरेलल में किसमें? तो वो होता है ना, तो पैरेलल में हम इसका ज्यादा होगा दूसरे वाले का। हाँ, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है, इसलिए सिल्वर में हीट जो है कॉपर के अपेक्षा ज्यादा पैदा होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सर 1 मिनट लिख ले। अरे, तो जब याद ही हो गया कि अब तो है सीरीज में जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां हीट ज्यादा होगा, पैरेलल में जहां जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां हीट ज्यादा होगा, हो गया ये याद। चलो फिर बोलेगी कि बोलते कितना है ये। मतलब नहीं, रिवीजन खोता है बुआ। एक तो दूर पहला नंबर है कि थिंकिंग, मतलब कि आपको थॉटफुल होना पड़ता है फेज के लिए। दूसरा है स्लाइटली रिवीजन। आपको हर एक 2 दिन 3 दिन में एक बार पीछे का तमाम चीज उलट के देखना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगा के। तो चीजें हमेशा दिमाग में रहेगी। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, जितना रिवीजन करते हैं उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो और कितना बचा है? अरे चैप्टर में टाइम लगेगा मैडम जी, हम आपसे बोले थे पिछले दिन की इंस्ट्रूमेंट इसमें पढ़ना है कि अब नहीं, आप तो बताया खत्म गया। हो गया सर, एनसीईआरटी में कुछ बचा ही नहीं है अब। क्या करोगे, हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, हम एनसीईआरटी के अलावा हम एक सिंगल लाइन नहीं पढ़ाते हैं बउआ, ये हकीकत बात है। ठीक है। देखो 7 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 8